हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल राइट ट्रैक फॉर नीट। लास्ट वीडियो में हमने सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस को डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं मियोसिस को। मियोसिस कैसे कैसे होता है इसको डिटेल डिस्कस करेंगे और उसके बाद मियोसिस की इंपॉर्टेंस क्या है इसको डिस्कस करेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। मियोसिस माइटोसिस से पहला जो डिफरेंस होता है मियोसिस और माइटोसिस में, वो ये कि मियोसिस 2 बार होती है। मियोसिस के अंदर 2 बार न्यूक्लियर डिवीजन होता है, जबकि डीएनए रेप्लिकेशन 1 बार ही होता है। जबकि माइटोसिस सिर्फ 1 बार होती है, जबकि मियोसिस 2 बार होती है। जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, जब उनमें गैमीट बनता है तो मियोसिस पिक्चर में आती है। जो गैमीट बनता है वो डिप्लॉयड सेल से बनता है, यानी जिसका क्रोमोसोम सेट में हो, पेयर में हो। जबकि गैमीट जो होता है वो हैप्लॉयड होता है। तो अब गैमीट जो बनना है डिप्लॉयड सेल से बनना है और हैप्लॉयड होना है, यानी क्रोमोसोम का नंबर उसमें हाफ होना है। हाफ करने के लिए जो स्पेशल डिवीजन होता है उसी का नाम होता है मियोसिस। जब मियोसिस होती है यानी हमारा गैमीट बनता है तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फिर से जो ऑर्गेनिज्म डिप्लॉयड था तो वो डिप्लॉयड हो जाता है। यानी मियोसिस क्या करती है, हैप्लॉयड फेज ऑफ ऑर्गेनिज्म को मेंटेन रखती है। हैप्लॉयड फेज ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म को ये मेंटेन रखती है, जबकि फर्टिलाइजेशन इस डिप्लॉयड को रीस्टोर कर देता है, डिप्लॉयड फेज को रीस्टोर कर देता है। जैसे ऐसे समझिए कि ह्यूमन डिप्लॉयड होता है, 2n होता है इसका क्रोमोसोम, पेयर में होता है। अगर हमारा जो गैमीट होता है स्पर्म या एग, अगर वो डिप्लॉयड ही रहे, अगर उसका क्रोमोसोम आधा ना हो, उसमें मियोसिस डिवीजन ना हो, तो स्पर्म हमारा 2n और एग भी 2n ही हो जाएगा अगर हमारे अंदर मियोसिस डिवीजन नहीं हुई गैमीट बनते वक्त। अगर मियोसिस नहीं हुई तो 2n मिलकर 4n, और 4n के जब फिर प्रोजनी आएगी 4n 8n, इस तरह से जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मियोसिस होना जरूरी है ताकि हमारी लाइफ फेज में जो हैप्लॉयड फेज होता है वो बाकी रहे और क्रोमोसोम भी प्रिजर्व रहे। जैसा क्रोमोसोम हमारी अंदर चाहिए, हमारी प्रोजनी के अंदर चाहिए, वैसे ही क्रोमोसोम रहना चाहिए। यही इसकी सिग्निफिकेंस भी है मियोसिस की। मियोसिस के अंदर 4 काम होते हैं, जिसको मैंने टेबल इसमें लिख दिया है बोर्ड पर। सबसे पहले इसमें 2 साइकिल होती है 2 साइकिल होती है न्यूक्लियर डिवीजन की, जबकि एक ही साइकिल चलती है डीएनए रेप्लिकेशन की। सिंगल साइकिल होती है डीएनए रेप्लिकेशन की। कैसे होती है, कैसे न्यूक्लियर डिवीजन की 2 साइकिल होती है, बस थोड़ी ही देर में हम देखते हैं। दूसरे, ये शुरू कब होता है, जब हमारा पेरेंटल क्रोमोसोम एस फेज में रेप्लिकेट कर लेता है। हमारा जो पेरेंटल डीएनए है वो रेप्लिकेशन कर लेता है, तब ये इनिशिएट होता है। यानी एस फेज के बाद जाहिर सी बात है G2 फेज तो आएगा ही, प्रोटीन बननी है उसमें, उसके बाद ही मियोसिस शुरू होगी। पेयरिंग और रिकॉम्बिनेशन होता है। पेयरिंग होमोलोगस क्रोमोसोम की होती है, जबकि जो रिकॉम्बिनेशन होता है वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच होती है, रिकॉम्बिनेशन होता है। ये पेयरिंग कैसे होती है, रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है, अभी देखते हैं, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। जबकि जब हमारा मियोसिस खत्म हो जाता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड, तब हमारे 4 सेल बनते हैं, चारों के चारों हैप्लॉयड होते हैं। इसकी खास बातें हैं, ये क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देता है, इसीलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। जबकि हमने देखा था माइटोसिस में कि वहां पर क्रोमोसोम नंबर चेंज नहीं होता, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। लेकिन मियोसिस को हम लोग 2 बार में पढ़ते हैं, यानी मियोसिस फर्स्ट 2 ग्रुप में बना दिए हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड, पहले हम मियोसिस फर्स्ट को देखेंगे, उसके बाद मियोसिस सेकेंड को देखेंगे। जैसे हमने माइटोसिस में देखा था कि माइटोसिस के प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, वैसे यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट लगी है, इसलिए प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। ऐसे ही मियोसिस सेकेंड में भी हम देखेंगे प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड, ऐसे ही चलेगा। तो अब हम देखने जा रहे हैं मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट।
ये माइटोसिस की तुलना में, ये माइटोसिस की कंपैरिजन में, माइटोसिस के प्रोफेज की कंपैरिजन में मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट लंबा होता है। हम प्रोफेज फर्स्ट को 5 सब क्लासों में क्लासिफाई कर देते हैं। एक होता है हमारा लिप्टोटीन, दूसरा होता है जाइगोटीन, तीसरा होता है डिप्लोटीन, तीसरा होता है पेकाइटीन, चौथा होता है डिप्लोटीन, पांचवा होता है हमारा डाइकाइनेसिस। इन सभी सब क्लासों में कुछ प्रोसेस होते हैं जिसको हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लिप्टोटीन के बारे में। लिप्टोटीन में होता क्या है, ये धीरे धीरे क्रोमोसोम इसमें विजिबल होने लगता है। क्रोमोसोम धीरे धीरे विजिबल होना शुरू होता है, कंडेंस होना शुरू होता है, कॉम्पैक्शन इसका शुरू हो जाता है क्रोमोसोम का, जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से इसको देखते हैं। उसके बाद ही हमारा शुरू हो जाता है जाइगोटीन। जाइगोटीन में होता क्या है, हमारे 2 क्रोमोसोम जो होते हैं वो साइड बाय साइड खड़े होने लगते हैं, जिसको हम बोलते हैं साइनेप्सिस। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं साइनेप्सिस, या साइड बाय साइड खड़े होने को पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम भी कहते हैं। पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम एक कॉम्प्लेक्स बनता है, उसी के साथ साथ होता है, जिसको हम बोलते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। होता क्या है, जैसे मैंने ये 2 क्रोमोसोम बनाया, ये दोनों आपस में आकर साइड बाय साइड खड़े हो जाते हैं और बनाते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, या बाईवैलेंट हम कहते हैं। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के साथ इसी को हम बाईवैलेंट कहते हैं या टेट्राड कहते हैं। लेकिन ये जो टेट्राड होते हैं या बाईवैलेंट होते हैं, ये इस फेज में, जाइगोटीन फेज में अच्छे से नहीं दिखते, बल्कि अगले फेज में हमको अच्छे से दिखते हैं। इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है होमोलोगस क्रोमोसोम। ये जो क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम है, आपस में ये होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम है। एक टर्म और दिया हुआ है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है, ये नेक्स्ट फेज में होता है पेकाइटिन में। ये क्रोमोसोम है, मान लीजिए ये जो क्रोमेटिड है और इस क्रोमोसोम का ये जो क्रोमेटिड है, अगर इनके बीच या इन दोनों के बीच रिकॉम्बिनेशन होता है, ये दोनों जुड़ते हैं, तो हम इसको कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ये आपस में ये दोनों सिस्टर, ये दोनों आपस में सिस्टर, ये दोनों आपस में सिस्टर, ये दोनों आपस में सिस्टर, लेकिन ये और ये आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है, लेकिन ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। तो नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस होता है, अच्छा ये दोनों जो प्रोसेसेस होते हैं लिप्टोटीन और जाइगोटीन, लिप्टोटीन और जाइगोटीन जो होता है ये थोड़ा शॉर्ट होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है इन कंपैरिजन टू नेक्स्ट अदर क्लास, इन कंपैरिजन टू नेक्स्ट सब क्लास। जैसे जो हमारा पेकाइटीन है, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस है, इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा शॉर्ट होता है। अब जाइगोटीन के बाद हमारा प्रोसेस होता है, हमारा क्लास होता है, सब क्लास, सब डिवीजन जो होता है वो होता है पेकाइटीन। पेकाइटीन स्टेज में होता क्या है, हमारा जो क्रोमोसोम होता है होमोलोगस क्रोमोसोम होता है। जैसे मैंने ये होमोलोगस क्रोमोसोम बनाया है, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं, जिसको हम बाईवैलेंट भी कह रहे थे, ये कंप्लीटली विजिबल हो जाते हैं पेकाइटीन स्टेज में। पेकाइटीन स्टेज में जब विजिबल होते हैं ये होमोलोगस क्रोमोसोम जो होता है, जिसको हमने बाईवैलेंट टेट्राड कहा है, यहाँ होता है एक प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर होता है। इसमें होता क्या है, ये हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दोनों आपस में, अभी मैंने बताया कि ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है, लेकिन ये वाली दोनों आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। ये क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड, इधर क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड, ये आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, जबकि ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड है। ये और ये भी आपस में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। दरअसल इन दोनों क्रोमेटिड जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होती हैं, वो एक दूसरे के ऊपर आने लगती हैं। एक दूसरे के ऊपर आने वाले प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं
क्रॉसिंग ओवर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। यहीं पर होता है जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। यहाँ एक नोड्यूल बनती है जिसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। इस नोड्यूल के बनाने के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत भी होती है जिसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेज एंजाइम। तो क्रॉसिंग ओवर जब होती है तो हमारा एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है, जिसमें एक एंजाइम की भी ज़रूरत पड़ती है जिसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेज एंजाइम। ये जो नोड्यूल बना है, ये नोड्यूल जो है यहाँ पर इसी को हम बोलते हैं साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ये जो साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर है, ये रिकॉम्बिनेशन तो हो जाता है, लेकिन साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर पे इस स्टेज में साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर वाली जो साइट है, ये जो साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर है, ये इस स्टेज में पेकाइटिन स्टेज में ऐसे ही रहती है, यानी यहाँ पर ये दोनों जुड़े रहते हैं, लेकिन रिकॉम्बिनेशन का काम पूरे तरीके से समाप्त हो जाता है इसी स्टेज में। इसी स्टेज में क्रॉसिंग ओवर का पूरा काम समाप्त हो जाता है, लेकिन ये क्रॉसिंग ओवर वाली साइट पर ये बने रहते हैं, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जो होता है बना रहता है। अब होता क्या है, इसके बाद वाला जो स्टेज होता है डिप्लोटीन। हमारा जो डिप्लोटीन स्टेज होता है उसको हम पहचानते ही हैं जब हमारा साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स जो जाइगोटीन में बना था वो डिसॉल्व होने लगता है, और जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमोसोम सेपरेट होने की टेंडेंसी में आ जाते हैं, सेपरेट होने लगते हैं। लेकिन ये सब सेपरेट तो होने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर सेपरेट नहीं हो पाते जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुई थी, जहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हुआ था, जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ था, वहाँ पर ये सेपरेट नहीं हो पाते, और वहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं चियाज़मेटा। चियाज़मेटा कहिए चियाज़मेटा जो होता है एक शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ही एक शेप्ड एक स्ट्रक्चर बनता है। यहीं पर ये क्रोमोसोम अलग नहीं हो पाते, बाकी हर जगह ये अलग होने लगते हैं। दरअसल ये ऐसे करके उसके ऊपर रखा हुआ होता है, हम लोग इसको ऐसे दिखा नहीं सकते 3D में, बोर्ड पर नहीं दिखाया जा सकता 2D में, ये 3D स्ट्रक्चर है। तो ये जहाँ एक शेप चियाज़मेटा होता है वहीं पर खाली जुड़े रहते हैं, बाकी पूरी जगह से अलग होने लगते हैं डिप्लोटीन स्टेज में। ये जो डिप्लोटीन स्टेज होती है उस साइट ऑफ वर्टिब्रेट्स में ये महीनों में खिंच जाती है, बहुत ही लंबी होती है वर्टिब्रेट्स में जब उनमें उस साइट होती है। ये जो हमारी उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेज होता है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस की दरअसल पहचान ही होती यहाँ पर जो चियाज़मेटा बना था कंप्लीटली टर्मिनलाइज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। जो चियाज़मेटा जो स्ट्रक्चर बना था, जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बना था, वो कंप्लीटली ख़त्म हो जाता है डाइकाइनेसिस स्टेज में। डाइकाइनेसिस स्टेज में हमारा जो क्रोमोसोम होता है वो कंप्लीटली कंडेंस हो चुका हुआ होता है, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक हो चुकी होती है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, खत्म हो जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये सब डिसअपियर हो जाते हैं। और हमारा जो प्रोफेज फर्स्ट है ये भी कंप्लीट हो जाता है। डाइकाइनेसिस स्टेज जो होती है ये ट्रांजिशन स्टेट ऑफ द मेटाफेज फर्स्ट होती है। ट्रांजिशन स्टेट यानी बस मेटाफेज फर्स्ट होने ही वाला है, इसी को बताती है हमारा डाइकाइनेसिस, इसी को बताता है। हमने अभी तक प्रोफेज फर्स्ट ही को डिस्कस किया, ये इतना लंबा है कि हम इसको फर्दर 5 सब स्टेजेस में बांट देते हैं प्रोफेज फर्स्ट को। प्रोफेज फर्स्ट में लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन और डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, इन सब से क्वेश्चन पूछा जाता है। बताइए साइनेप्टोनीमल का कॉम्प्लेक्स कहाँ किस स्टेज में बनता है, ये डिसॉल्व किस स्टेज में होता है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल का किस स्टेज में बनता है, कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में बनता है। ऐसे ही क्वेश्चन चियाज़मेटा किस स्टेज में टर्मिनलाइज होता है, कब खत्म होता है किस स्टेज में, ये सब इस तरह के क्वेश्चन, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस अब यहाँ के बाद प्रोफेज फर्स्ट के बाद हमारा जस्ट तैयारी हो जाती है। प्रोफेज फर्स्ट के बाद मेटाफेज की स्पिंडल फाइबर वगैरह तैयारी कर लेते हैं प्रिपेयर होने की मेटाफेज फर्स्ट के लिए। मेटाफेज फर्स्ट इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं।
प्रोफेज फर्स्ट को डिस्कस करने के बाद हम मेटाफेज फर्स्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे हमने माइटोसिस में देखा था, वहां पर मेटाफेज में देखा था कि जो हमारा क्रोमोसोम होता है वो अलाइंड हो जाता है इक्वेटर पर, इक्वेटोरियल प्लेट पर आकर, ये इक्वेटर पर आकर अलाइंड हो जाता है और मेटाफेजिक प्लेट का फॉर्मेशन करता है। वैसे ही यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम होते हैं इसको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम अपोजिट पोल से निकले हुए माइक्रोट्यूब्यूल या स्पिंडल फाइबर की हेल्प से इक्वेटर पर आकर लग जाते हैं और मेटाफेज प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं। ये इक्वेटर पर वैसे ही लगते हैं जैसे पीछे हमने देखा था माइटोसिस में कि यहाँ पर जो काइनेटोकोर वाली प्लेट होती है उसी की वही काइनेटोकोर वाली प्लेट पर आकर हमारा माइक्रोट्यूब्यूल अटैच होता है और यहाँ इक्वेटर पर ये आकर लगते हैं। उसके बाद एनाफेज में क्या होता है, वहां एनाफेज में दरअसल ये जो इक्वेटोरियल प्लेट बनी थी यहां से ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होने लगते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होने लगते हैं और अपोजिट पोल की तरफ बढ़ने लगते हैं। जो इनकी टेल होती है ट्रेलिंग बिहाइंड, एज ऊपर की तरफ होती है। लेकिन याद रखिए ये जो सिस्टर क्रोमैटिड होते हैं, ये जो सिस्टर क्रोमैटिड हैं, ये सिस्टर क्रोमैटिड जो आपस में हैं ये सेंट्रोमियर पर अटैच होती हैं, अलग नहीं होती, सेंट्रोमियर पे ही रहती हैं। ये अपोजिट पोल पर मूव करने लगती हैं, सेंट्रोमियर पर जुड़ी हुई होती हैं और ये अपने अपोजिट पोल पर जाने लगते हैं। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट फेज आ जाता है टीलोफेज। टीलोफेज में होता क्या है, ये जो क्रोमोसोम अपने अपने पोल पर पहुंचे हैं ये अपनी आइडेंटिटी लॉस करके ये यहाँ पर फिर से होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन, न्यूक्लियोलस बनता है। ये फिर से अलग अलग सेल बन जाते हैं साइटोकाइनेसिस के बाद। जब साइटोकाइनेसिस होती है तो ये हमारा जो दो सेल बनता है इसको हम डायड बोलते हैं, स्पेशल सेल बनता है डायड। हम डायड इसको क्यों कहते हैं, ये स्पेशल क्यों होता है, क्यों इसको मियोसिस सेकेंड की जरूरत होती है। दरअसल हमारा ये जो क्रोमोसोम है डबल क्रोमेटिड वाला है, ये एक एक सेल डबल क्रोमेटिड वाला है, इसको हाफ होना है, इसीलिए एक बार फिर से मियोसिस सेकेंड होती है। ये जो मियोसिस सेकेंड होती है मियोसिस माइटोसिस ही की तरह होती है, बहुत ही सिंपल होती है। और दो मियोसिस के बीच एक पीरियड होता है, जैसे दो माइटोसिस के बीच एक पीरियड था जिसको हमने इंटरफेज कहा था, लेकिन यहाँ पर होती है इंटरकाइनेसिस। दो मियोसिस के बीच इंटरकाइनेसिस, जबकि दो माइटोसिस के बीच इंटरफेज। इंटरफेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जबकि इंटरकाइनेसिस में कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। एक पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्पर्सल ऑफ क्रोमोसोम। यहां पर डिस्पर्सल ऑफ क्रोमोसोम का मतलब जो होता है क्रोमोसोम बहुत ज्यादा फैले हुए नहीं होते हैं जैसे इंटरफेज में बिल्कुल फैले हुए होते हैं क्रोमोसोम, जबकि यहां पर इंटरकाइनेसिस में बहुत ज्यादा फैले नहीं हुए होते हैं।